सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। साथियों, वर्तमान भारतीय समाज के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस भी इसमें से कुछ हैं और कुछ तो आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन से रिलेट करते हुए भी बनते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी साथी चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है साथियों, वो दिया गया है कि समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। तो समाज का जो प्रमुख शैक्षिक कार्य हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा यानी समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। जो समाज है वो जो बालक होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बालक होते हैं, उनके लिए क्या करता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है और उन संस्थानों को चलाने के लिए उसकी वित्तीय सहायता भी करता है। क्लियर, समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य हो जाता है ये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पर साथियों कि समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। तो समाज जो शारीरिक विकास के लिए है, यानी समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद व के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का भी निर्माण करता है। क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आप सभी के लिए। अगला हो जाएगा हमारा कि परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन कौन कौन से हो जाएंगे, यानी कि घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हवादार घर हो गए, भोजन हो गए, वस्त्र हो गए, व्यायाम हो गए और व्यक्तिगत स्वच्छता आदि हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो किस प्रकार करनी चाहिए साथियों, यानी परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उन बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली, बॉक्स, चित्र, पहेलियां, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, आदि की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है कि घर पर बालोपयोगी कैसे बनाया, घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए, यानी कि इस संबंध में गिजू भाई का, ठीक है, गिजू भाई का कथन है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा ध्यान या हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में बालक यानी उसका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। क्लियर हो गया, यानी इस तरह से बनाना है कि जो यानी कि बालोपयोगी इस तरह बनाना है कि जो उसमें जो भी तस्वीर लगी हो वहां तक अच्छे से, जब हमारी खुद की नज़र वहां तक बहुत ऊंचे लगी होती नहीं पहुंच पाती है, कोई दिन होता नहीं एक बार भी नज़र नहीं आती, तो बालकों की नज़र कैसे जाएगी। तो उस जगह पर उनको लगाना है जहां पर बालकों की नज़र आराम से जा सके। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, यानी व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। तो व्यक्ति और समाज का संबंध क्या हो जाएगा, यानी व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, क्या है, परस्पर बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है और जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव से आने लगता है। ठीक है, जन्म लेते ही समाज के प्रभाव से आने लगता है। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से सभी साथी, जो भी साथी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, सभी साथी जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना सभी साथी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। ठीक है, यानी कोठारी आयोग जो है उसने क्या किया है कि शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है। तो कभी कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस देश यानी इस समय देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है, यानी एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले से दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। क्लियर हो गया ना, यानी यही होता है कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों में संबंध में क्या लिखा है। क्लियर, अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, यानी कि शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है। शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है, यानी जनता एवं देश की
जनता एवं देश की देखभाल तभी पूरी हो सकती है जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। क्लियर हो गया ना। यानी शिक्षा को व्यवसायीकरण की आवश्यकता, यानी क्या आवश्यकता होती है, क्लियर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर तो आपका देके ही जाएगा। कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर तो देके ही जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर हमारा बनता है कि बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि आपका इंटर्नशिप जब हुआ था, फाइलें बनाने की आई थी, तब वहां पर दोस्तों आपका बचपन छीनता बाल श्रम इसके ऊपर लिखना भी था, इसके चित्र को भी बनाना था और चित्र को भी चिपकाना था। ठीक है, यानी यहां पर बताया गया सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक हैं। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं और बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं जो होती हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं और वहां पर बच्चों का जो बचपन है वो छिन जाता है। यानी कि क्या होता है कि जब उन्हें पढ़ने जाना चाहिए, जब बच्चों को पढ़ने जाना चाहिए, तब उन्हें क्या होता है, कहीं पर देख रहे हैं आप लोग, कहीं पर बच्चे जो हैं भीख मांग रहे हैं, कहीं पर आप लोग देख रहे हैं कि होटलों पे मांग रहे हैं, कहीं पर आप देख रहे हैं कि होटलों पे बर्तन धुल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। जबकि उनको क्या करना चाहिए, उनको सिर्फ खाने से मतलब रखना चाहिए और उनको सिर्फ पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। यानी छोटे बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनको सिर्फ खाने पढ़ने से मतलब रखना चाहिए बस। ठीक है, खाने से और पढ़ने से, यहाँ तक कि उनके ऊपर कोई भी प्रेशर, कोई भी काम का प्रेशर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो मजबूरी दोस्तों है वो कुछ भी करा सकती है। जी हाँ साथियों, मजबूरी एक ऐसी होती है जो इंसान से या बच्चे से या किसी से कुछ भी करा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। यानी जनसंख्या में आबाद गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूकता तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, यानी जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, पारिवारिक नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए। तो ये हो जाएंगे दोस्तों जनसंख्या शिक्षित की आवश्यकता क्यों होती है, इसी के कारण। अब यहीं पर बात के लिए तो दोस्तों हम यहाँ पर की एनसीईआरटी आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यानी कुल 83 मूल्यों में सूचीबद्ध किया है। क्लियर हो गया ना। अब यहीं से दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। यानी घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। घर को जीवन का जो है दोस्तों वो शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। यानी बालक अपने परिवारों मूल्यों की अनुकृति करता है। बालक जो होता है वो अपने पारिवारिक मूल्यों की, परिवार के सदस्य हैं, परिवार में कोई भी है तो वहां पर उनकी क्या करता है, अनुकृति करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि बालक के मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन है। जी हाँ साथियों, कौन से जनसंचार साधन है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जनसंचार साधन। ये हो जाएंगे दोस्तों आपके बालक के मूल्यों के विकास हेतु जन साधन। क्लियर, ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी जन साधन। ये आपके हो जाएंगे साथियों क्या, जन साधन। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। यानी राष्ट्रीय एकता क्या होता है, इसका अर्थ लिखना है आपको। यानी राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों में व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को
वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना होता है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए, यानी कि राष्ट्रीय एकता के कौन कौन से लाभ होते हैं या उससे कौन कौन से लाभ होते हैं। यानी भाषा के विकास में सहायक होती है राष्ट्रीय एकता, भ्रष्टाचार का अंत होता है राष्ट्रीय एकता से, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास होता है राष्ट्रीय एकता से, राष्ट्रीय संस्कृति एवं आर्थिक प्रगति में सहायक होता है राष्ट्रीय एकता से, सामाजिक प्रगति में सहायक होता है राष्ट्रीय एकता से, राजनीतिक एकता बनाए रखने में भी सहयोगी होता है क्या, राष्ट्रीय एकता। तो ये हो जाएंगे दोस्तों राष्ट्रीय एकता के लाभ। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी साथी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, जो भी साथी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, सभी साथी को ये पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ध्यान देंगे ना सभी साथी, ये जो पीडीएफ है ये साथियों टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं हाईफाई स्टडी 94। या साथियों हाईफाई स्टडी 94 सर्च करके आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करके और फटाक से आप सभी साथी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न यहां पर दोस्तों हमारा बनता है, जो हमारा अगला प्रश्न बनता है वो बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। यानी अंतरराष्ट्रीय सद्भावना क्या होती है, इसका आपको अर्थ बताना है। यानी अंतरराष्ट्रीय एक भावना है, अंतरराष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। अपने राज्य का, अपने देश का सदस्य ही नहीं है वरन वो कहाँ का है, पूरे विश्व का एक नागरिक भी है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है। तो बुनियादी शिक्षा के जो जनक हैं वो दोस्तों महात्मा गांधी जी हैं। कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि मांटेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी मांटेसरी शिक्षण पद्धति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा ये दो प्रकार की होती है मांटेसरी शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। क्लियर हो गया ना, मांटेसरी शिक्षण पद्धति की विशेषताएं होती हैं ये दो प्रकार की। अब यहीं पर अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार, जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति करके सीखना। एक तो आप करके सीख सकते हो, एक तो आप अनुभव के द्वारा सीख सकते हो या अनुभव से सीखना होता है, और एक होता है सहसंबंध विधि जो होती है सहसंबंध विधि। तो सहसंबंध विधि से भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट आप लोग शिक्षण पद्धति क्या है, यानी कि करके सीखना और अनुभव करके सीखना, ये हो जाएंगे हमारी महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धतियां या पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है। तो पंचपदी प्रणाली के जनक जो हैं वो दोस्तों हैं हर्बर्ट। जी साथियों, कौन है, हर्बर्ट हैं। ठीक है, हर्बर्ट हैं पंच प्रणाली के जनक। यहां पर हम दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जी हाँ साथियों, दिया गया है प्रश्न कि खेल विधि का जनक कौन है। तो खेल विधि का जनक दोस्तों यहाँ पर फ्रॉबेल हैं। यानी खेल विधि के जो जनक हैं वो फ्रॉबेल हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है। तो किंडरगार्टन जो पद्धति है उसके जनक दोस्तों फ्रॉबेल हैं। जी हाँ साथियों, कौन है, फ्रॉबेल हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया है कि ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं। ड्रॉप आउट बच्चे कौन है, यानी ये सभी बच्चे जो शिक्षा के मुख्य धारा से दूर हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला प्रश्न बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है कि किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। तो इन्होंने किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था, जो यह कथन है ये दोस्तों कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। जैसा तो किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते तो अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। और सभी साथी सुन ले, जो भी साथी अभी अभी ज्वाइन किए हैं क्लास को, अगर उन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को अवश्य से सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो हाईफाई स्टडी 94। बिल्कुल भी इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, डायरेक्टली आपको सर्च करना है हाईफाई स्टडी 94, क्योंकि साथियों वहां पर आपको जितनी भी पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी के सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और ये भी पीडीएफ आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए, यानी प्रयोजनवादी जो शिक्षा है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यानी बालक का महत्व हो जाएगा, सामाजिक मूल्यों पर बल हो जाएगा, अनुभव व क्रिया पर बल हो जाएगा, या शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी, शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से सभी साथी भाई वीडियो को लाइक कर दो, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है ये पीडीएफ को टाइप करने में हिंदी टाइपिंग होती है साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पीसी पे पीडीएफ बनाने में या पीडीएफ को टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हिंदी टाइपिंग तो आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा कठिन होती है, तो उसके लिए तो आप एक वीडियो को लाइक कर ही सकते हो, उसके लिए तो आप एक बार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो साथियों। यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। शिक्षा के उद्देश्य उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन, समस्त या संपन्न मस्तिष्क का विकास, या सामाजिक कुशलता का विकास। क्लियर, सामाजिक कुशलता का विकास। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जॉन डीवी के शिक्षा का क्या आधार है, यानी जॉन डीवी के शिक्षा का आधार क्या बताया, जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया दो आधार बताए, कौन कौन से, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार, ये दो प्रकार के इन्होंने आधार बताए हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा साथी जरूर से जरूर बन जाएंगे सभी साथी। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बनता है कि योजना विधि के जनक कौन है। जैसे साथियों योजना विधि के जनक कौन है, तो इस विधि के सोपानों को भी बताइए। यानी योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, योजना विधि के जो जनक है वो किलपैट्रिक है, यानी यह जॉन डीवी के शिष्य थे। ये जो किलपैट्रिक थे ये किसके शिष्य थे, तो जॉन डीवी के शिष्य थे, या भी कह लीजिए किलपैट्रिक का गुरु कौन था, तो जॉन डीवी था। यानी योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है, यानी क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा समस्या, तीसरा सूचना, चौथा सम्मानित समाधान, या पांचवा हो जाएगा हमारा परीक्षण एवं प्रयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन जो विभाग हैं वो दोस्तों इलाहाबाद में है। कहाँ पर, इलाहाबाद में है दोस्तों ये मनोविज्ञान और निर्देशक विभाग। क्लियर, अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, यानी राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है। तो राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है, लखनऊ में है साथियों। ठीक है, कहाँ पर है, लखनऊ में है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो अभी मैंने आपको पूछा भी था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और एससीईआरटी का पूरा नाम, और एससीईआरटी का एनसीईआरटी, एक होता है एससीईआरटी, एक होता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग दोस्तों कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष में हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो गठन हुआ था साथियों वो 1981 को हुआ था। 1981 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। कब हुआ था साथियों, 1981 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो अगला प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग की एनसीईआरटी कहाँ है। तो एनसीईआरटी जो है दोस्तों वो आपका दिल्ली में है, और यूपी का एससीईआरटी कहाँ, वो लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है, लखनऊ में एससीईआरटी है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है। तो ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है बीआरसी का पूरा नाम। ठीक है, बीआरसी का पूरा नाम। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डायट का पूरा नाम क्या होता है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है डायट का पूरा नाम। अगला बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एनपीआरसी का पूरा नाम, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आपको पता है कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम प्रधान होता है। यहाँ पर हमारा ग्राम प्रधान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वन लाइनर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से प्रोवाइड कर सकते हो, और जो भी साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑल फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। जो भी साथी आपके अटैच में, या फिर जो भी साथी अटैच में है आपके 4th सेमेस्टर के, तो उनको बता दीजिएगा भैया आप लोग कि 4th सेमेस्टर की 3 क्लासें चलने वाली हैं, शाम के 4 बजे, शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे। ये 3 क्लासेस जो हैं 4th सेमेस्टर की चलने वाली हैं आज से। ठीक है, आज आपकी क्लास चलेगी शाम के 4 बजे, 7 बजे और आपका 9 बजे।
ठीक है, तीनों क्लास लेना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जो भी साथी 4 सेमेस्टर से लेट करते हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। बस मेहनत आपसे ज़्यादा तो हमको पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे होंगे, या फिर कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो कर रहे होंगे, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेहनत आप लोग नहीं कर रहे होंगे, जो कि आपके साथ एक ही चैनल खड़ा हुआ है, ठीक है, निरंतर था, निरंतर है, निरंतर रहेगा दोस्तों, हाई-फाई स्टडी, ठीक है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा वीडियो देने का है, डीएलएड का सबसे ज़्यादा वीडियो मात्र एक ही चैनल आपको देता है, वो है दोस्तों हाई-फाई स्टडी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक दिन में आपको 8 से 9 से 10 वीडियो तक प्रोवाइड कराता है। सबसे ज़्यादा आपको अगर वीडियो मिलती हैं तो वो मिलती है हाई-फाई स्टडी पर आपको देखने को, ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी, और जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फटाफट से। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों 11 बजे की क्लास में। 11 बजे की बहुत जबरदस्त क्लास है आप सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।